ओके हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन के बाद नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो कौन कौन से हैं, जैसे पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन एंड पिरिडीन। सो आपके पास ये जो चार हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करनी है। जैसे देखो, जैसे ट्वेल्थ क्लास की बात करें या फिर कोई भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते, तो जैसे कोई भी हो गया, अल्कोहल हो गया या फिर कोई एरोमेटिक अल्कोहल हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। जैसे अपन ट्वेल्थ क्लास की बात करें तो फिनॉल की स्टडी करते हैं, फिनॉल की नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, फिनॉल का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एंड मेथड ऑफ सिंथेसिस की स्टडी करते हैं। देन फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही पैटर्न है आपके, कि आपको जैसे हेट्रोसाइक्लिक पायरोल हो गया, देन फ्यूरेन, देन थायोफिन, देन पिरिडीन, इनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है ना। अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, अबाउट द बेसिसिटी एंड अबाउट द मेथड ऑफ सिंथेसिस। बट यहाँ पर साथ साथ एक और टॉपिक छोटा सा ऐड है, और वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन एंड पिरिडीन। मतलब आपको इनके फिजिकल, केमिकल एंड मेथड ऑफ सिंथेसिस तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ ये जो जैसे पायरोल हो गया, तो पायरोल के आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है ना, कि आपके पायरोल है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर क्या, अगर उसको अपन 3D में देखें, उसको अगर 3D ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग अपन देखें, तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कैसी है, उसमें मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैप्ड हैं और किस प्रकार से ओवरलैपिंग हुई है, और साथ साथ एरोमेटिक कैरेक्टर। सो यहाँ पर अपन जो भी स्टडी करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अपना मेन फोकस मैंने आपको पहले ही कहा था, मेन फोकस किस पर रहेगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एटम पर मेन फोकस रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा आपको वही मिलेंगे इन्वायरमेंट में। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, बिकॉज देखो, जो सिंपल अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, जो जैसे फिनॉल भी हो गया, जैसे बेंजीन भी हो गया, तो ये जो मॉलिक्यूल है उनका स्ट्रक्चर या इनका जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, वो बहुत सिंपल है, इजीली अपन उनको समझ जाते हैं। और साथ साथ अपन एरोमेटिक कैरेक्टर भी उनके पढ़ ही लेते हैं, है ना, धीरे धीरे अपन समझ जाते हैं। 11 से स्टार्ट करते हैं, 12 में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक भी अपन इनके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। तो इसलिए इसके भी एरोमेटिक कैरेक्टर अपन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस टाइप से, जैसा पायरोल हो गया आपके, तो किस टाइप से वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, किस टाइप से रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करेगा तो वो स्टेबिलिटी को एक्वायर्ड करेगा। इस टाइप की चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और एरोमेटिक का सिंपल सा मतलब है कि आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, सबसे पहले कि कंडीशन होती है कि वो साइक्लिक होने चाहिए, सेकंड कंडीशन एक ही प्लेन में होने चाहिए, और थर्ड कंडीशन इज़ कि वो हकल्स रूल को फॉलो करें। सो ये तीन कंडीशन होती है आपकी किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की। ओके सर, सबसे पहले अपन बात करते हैं पायरोल की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पायरोल, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते। बहुत ही इजी है ये, मैंने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाया है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है या फिर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि इसमें होता है क्या। तो नॉर्मली अपन इस तरह से बनाते हैं पायरोल का स्ट्रक्चर जो होता है। आपको पता है, ये इस कॉर्नर पे कार्बन है, इस कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सो यहाँ पे होगा क्या, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, देखो यहाँ पर अब दो टाइप की बॉन्डिंग है। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। देन ये कार्बन एंड ये कार्बन, सिग्मा बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। देन ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। देन ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है, देन ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन से लोन पे ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड। तो पहले जो मैंने आपके सामने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें मैंने आपको पहले सिग्मा बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो पायरोल के अंदर जो जितने भी एटम्स होते हैं रिंग के, कार्बन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, वो सारे के सारे किस sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, है ना। दिस ऑल एटम्स ऑफ दिस रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज। सो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पता है कि जो 3D में या जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है,
जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल होता है ना। तो ये जैसे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसके ऑर्बिट देखो कैसे अरेंज है, जैसे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हो। देन एज इट इज़ ये भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे ये भी ट्राइंगल ऑर्बिटल फॉर्मेशन है, ये भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन। और यहाँ से इस कार्बन का ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ओवरलैप कर दिया, और ओवरलैपिंग कैसी है, दिस ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना। सो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे अपन ये तो जानते ही हैं कि जब sp3 होता है ना, व्हेन कार्बन इज हाइब्रिडाइज इन एज sp3, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टेट्रागोनल, है ना, सॉरी टेट्राहेड्रल। देन sp2 होता है तो कौन सा होता है, ट्राइगोनल। देन sp होता है तो होता है लीनियर, है ना। सो ये बात अपन को बेसिक से पता है। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़, तो कार्बन की बात तो आपको दिख रहा है, तो कार्बन में किस जैसे ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप हो गया। सेम एज इट इज़ नाइट्रोजन का भी कौन सा ओवरलैप्ड है, सॉरी नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। सो ये भी ट्राइगोनल ऑर्बिटल अरेंजमेंट होगा इसका भी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। देन यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो बन रहे हैं कौन से, सिग्मा बॉन्ड। सो मैंने यहाँ सिग्मा बॉन्ड का एक्सप्रेस किया यहाँ पे, है ना। तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, ये वन पिक्चर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब अपन मैं जो सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊंगा उसमें आपके अपन पाई बॉन्ड्स को और ये नाइट्रोजन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके सो ये सेकंड ऑर्बिटल पिक्चर है, और इस ऑर्बिटल पिक्चर में अपन किसको एक्सप्लेन करेंगे, पाई बॉन्ड को। देखो जो कार्बन है या नाइट्रोजन है उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए। बट जो अनहाइब्रिडाइज रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं उसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही सकते हैं, सिंपल सी बात है, उनमें भी क्या प्रेजेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको पता है अच्छे से कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग और उसके बाद जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर में साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं। जैसे ये ऑर्बिट है, आपको ये दिख रहा है ना, मैंने ये दोनों, ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स ही हैं। ये कौन से ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स, जिनकी जो लोकेशन है या जिनकी जो पोजिशन है वो वर्टिकल है फ्रॉम दी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या है, प्लेन में है कि, ठीक है। और ये इसके क्या वर्टिकल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल ये बनाते हुए ये ऑर्बिटल है। मतलब इस तरह से अगर पी ऑर्बिटल ऐसे हैं, जैसे मैं आपको इसको ट्राइगोनल शेप में बताऊँगा सिंपल सा। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि जैसे कोई कार्बन है, कार्बन के पी ऑर्बिटल ऐसे हैं, है ना, ये इसके पी ऑर्बिटल है जो ट्राइंगल शेप बना रहे हैं। और ये कौन से ये कौन से ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो इस ट्राइंगल शेप में क्या हो गए, अरेंज हो गए। और देन ये जो दूसरे मैंने जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए वो इस तरह से वर्टिकली 90 डिग्री का एंगल, मतलब इससे कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के अरेंज है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या होता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो ये पास में आ जाते हैं बॉन्ड। सो यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल्स है ना, जो वर्टिकल ऑर्बिटल हैं, उनका क्या होने लगता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होने लगती है, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयरिंग करके और इधर उधर घूमते रहेंगे, तो आपकी क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही आपके पाई बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाई इसके पास भी, नाइट्रोजन के पास भी है, इसके पास भी है ना। तो ये सर्कुलेशन होता रहता है। आपको भी पता है जो एरोमेटिक कंपाउंड की अपन बात करें या पाई बॉन्ड की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो लगातार क्या करते रहते हैं, है ना, डीलोकलाइज्ड होते हैं ये बॉन्ड। कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब अपनी पोजिशन को बार बार क्या, अपनी लोकेशन को रेगुलरली ये चेंज करते रहते हैं। तो इसीलिए आपके इसमें क्या होता है, रेजोनेंस भी होता है। मतलब देखो ये मतलब है कि ये दो, पहले इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, इन दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ, फिर ये खत्म होके फिर इन दोनों के बीच में हो सकता है, फिर ये होके ये इन दोनों के बीच में हो सकता है, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन, तो ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहेगा। तो जो पाई बॉन्ड पहले इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा था, अब वो कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन, फिर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे, यहाँ से तो इस तरह का फॉर्मेशन बार बार, है ना, फॉर्म होता रहेगा, डिफॉर्म होता रहेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन के पास, आपके पास क्या है एक्स्ट्रा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैरी रहेंगे। तो अपन अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए ही आपकी जो एरोमेटिक रिंग होती है, जो साइक्लिक रिंग होती है, अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन
हकल रूल के सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो हकल रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, रेजोनेंस होता है ना। रेजोनेंस होने का कारण यही है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है, डिलोकलाइज्ड होते हैं, है ना। बार बार अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। सो वर्टिकली तो ये तो आपको दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया है ना कार्बन का। उसके बाद मैंने हाइड्रोजन के साथ भी बनाया था, मतलब इसके कितने थे, देखो ये इसके साथ बन गया, ये इसका हाइड्रोजन के साथ, है ना। उसी तरह से इसके भी कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल थे। एक ऑर्बिटल ने ये बनाया पाई सिग्मा बॉन्ड, एक ऑर्बिटल ने ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, तीसरे ऑर्बिटल ने एच के साथ बॉन्ड बना लिया। सेम एज इट इज किसके साथ, इस कार्बन के साथ, सेम एज इट इज इस कार्बन के साथ, सेम एज इट इज इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और बाकी ये इनके वर्टिकली ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं और उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और यही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपको बता दिया। देन अपन बात करते हैं सबसे पहले कुछ फैक्ट के बारे में। जैसे यहाँ पर आपके जो पायरोल में जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड्स है, देन कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। सो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्यों कैसे बन रहा है, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, है ना। इस कार्बन के भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, इस कार्बन के भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दोनों की ओवरलैपिंग हो रही सेम एज इट इज़। ये जो आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो भी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन बात करें कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं अपन, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बॉन्ड एंगल। देखो अब यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना। तो जैसे मैं कार्बन के बना रहा हूँ, कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, ट्राइगोनल शेप में रहेगा, है ना, ट्राइंगल में इस तरह से। देन उसी तरह से नाइट्रोजन की भी सेम केस है। सो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, जैसे ये यहाँ पर इस दो ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ फिर यूँ कह दो कि ये ऑर्बिटल किसी और ऑर्बिटल से क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, तो ये बॉन्ड बन गया। उसी तरह से यहाँ पे ये ऑर्बिटल किसी और ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा तो बॉन्ड बन गया। सो या तो आप ऑर्बिटल कह दो या फिर बॉन्ड कह दो। तो ये बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री। और ऐसे भी अपन को पता है जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है किसी भी एटम में, तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120। मतलब ये है कि sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद जो नए ऑर्बिट बनते हैं वो नए ऑर्बिट अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं 3D में कि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना रहे, 120, है ना। ऐसे अरेंज क्यों करते हैं, क्योंकि इस अरेंजमेंट से, है ना, इस अरेंजमेंट से इनके बीच के जो रिपल्शन है वो मिनिमम होता है। आप ही देखो जैसे ये बॉन्ड, ये जो ऑर्बिटल है इसके 120 डिग्री है, इसके बीच का भी जो एंगल मिलेगा आपको वो भी कितना होगा, 120, और इन दोनों के बीच का एंगल भी 120। अब ये ऐसे अरेंज क्यों है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई 120 नहीं, हमको 120 डिग्री पर किसी ने कहा है इनको। इनका अरेंजमेंट इसलिए ऐसा है कि इस कंडीशन में इनमें रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम टू मिनिमम होता है। आप थोड़ा भी इनको अगर आगे पीछे करोगे तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डिफरेंट सिंपल सी बात है कि इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और ये 120 डिग्री के एंगल पर जब रहेंगे तो इनमें रिपल्शन मिनिमम टू मिनिमम होगा, है ना। सो ये वाली यहाँ पे बात है। सो ये थोड़ी सी अपन ने बात कर ली फैक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो अब आपके जो पायरोल है, दिस पायरोल इज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कि आपके जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक, देन वो एक प्लेन में होना चाहिए, है ना, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, एंड थर्ड वो हकल रूल्स का क्या करे, फॉलो करें। तो ये तीनों ही कंडीशन इसमें देख सकते हो। दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड दिस इज ए प्लेनर कंपाउंड, एंड थर्ड ये हकल रूल का भी फॉलो करेगा। आप इसके हकल रूल के अकॉर्डिंग इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर्स निकाल के देख सकते हो। सो ये दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, है ना। द एरोमेटिक कंपाउंड अब ये रेजोनेंस क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसके ऐसे तो आपको पता ही होगा कि रेजोनेंस क्यों करते हैं इसके। देखो ये एरोमेटिक जो कंपाउंड है इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना।
अब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी क्या होती है कि जो स्टेबिलिटी है उन पे वो डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब बहुत से कारणों से इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक ही जगह पे पैक्ड हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर में, सो वहाँ पे रिपल्शन हो सकता है ना। तो इससे इनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एनर्जी इंक्रीज़ होगी, सो क्या होने लगेगा, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होने लगेगा। सेम एज इट इज़, ये आपको देख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यहाँ पे हाई है। तो कोई बाहर से कोई रीएजेंट जो पॉजिटिव नेचर का है वो आके इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, उससे रिएक्ट कर लेगा। तो इस केस में भी जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें भी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो ये क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि जैसे जैसे अपनी स्टेबिलिटी को, सॉरी अपनी एनर्जी को कम से कम रखा जाए, है ना। ये मॉलिक्यूल यहाँ, सो ये जो मॉलिक्यूल है आपके सामने, ये ट्राई करेगा कि मैं अपनी एनर्जी को क्या करूँ, कम रखूँ। और एनर्जी को कम रखने के लिए क्या करेगा, ये रेजोनेंस करेगा। इस रेजोनेंस की हेल्प से क्या करता है कि ये अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बार बार रोटेट कराता रहता है। इस रोटेशन से क्या होता है, मतलब ये बार बार डीलोकलाइज कराता रहता है, तो उनकी पोजीशन रेगुलर चेंज होती है। पोजीशन चेंज होती है तो ये क्या करता है, इसकी एनर्जी लो होती है, और एनर्जी लो होती है तो ये स्टेबिलिटी को एक्वायर्ड करता है। सो ये सिंपल सा आपके रीज़न होता है बिकॉज रेजोनेंस का, कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, सो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। सो देख लेते हैं किस टाइप से रेजोनेंस होगा। बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है रेजोनेंस का। सो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका कुछ इस टाइप से, कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, देन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, है ना। चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड करता है। देन ये डिपेंड करता है कि आपके जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से एटम पर है, पॉजिटिव चार्ज कौन से एटम पर है। तो ये क्या कोशिश कर रहा है, देखो स्ट्रक्चर पहले ऐसा था, अब ऐसा आ गया है। तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन पर आपके क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट किया और चार्ज का क्या किया, यहाँ पे सेपरेशन किया। एक पॉजिटिव जनरेट हो गया, दूसरा नेगेटिव जनरेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट केस में क्या होगा आपके, सो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे यहाँ पर इन दोनों कार्बन्स के बीच में, तो ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन पर। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा कुछ इस टाइप से, कि इस पर तो आएगा नेगेटिव, देन यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन पे तो था पॉजिटिव पहले रहेगा ही, यहाँ पे ये हो जाएगा, और देन इससे नीचे हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। देन आपके सॉरी देन ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये वाला जो बॉन्ड है आपके वो ट्रांसफ़र होगा इस कार्बन पर। सो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा इसका। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, स्टेप टू स्टेप चले तो इजीली काम। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, देन नाइट्रोजन पे अभी भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए इस पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपके नेगेटिव। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना। आगे क्या होगा, सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इन दोनों के बीच में, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, आपको सिर्फ देखना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इस टाइप का फिनोमेना बस आपको नोटिस करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे अभी भी पॉजिटिव है, भले इसने डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, बट एक्चुअल में नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इस पर पॉजिटिव रहेगा ही। उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थी अभी फुलफिल नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाएंगे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इस टाइप से, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर नेगेटिव आ जाएगा, सो नेगेटिव नहीं बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से। सो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये था, और लास्ट स्ट्रक्चर पे वापस वही के वही मिल गया आपको, मतलब इसने क्या कर लिया, रेजोनेंस कर लिया कम्प्लीटली, है ना। तो इस तरह से देखो ये क्या कर रहा, अपने चार्ज को, पहले इस पर यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पाई इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाया, तो चार्ज सेपरेशन हो गया। अब इस चार्ज को क्या कर रहा है, वो रोटेट करवा रहा है ना, घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है, ताकि वो क्या करे,
जैसे मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ही रहेगी तो एनर्जी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी, रिपल्शन होगा, एनर्जी इंक्रीज। तो बार बार इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, मतलब आप यूँ समझ सकते हो रेजोनेंस को एक थोड़ी सी अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, कि आपको एक गर्म बॉल दे दी, बहुत है ना, एक लोहे की बॉल थी जो गर्म करके दे दी आपको। अब आपको क्या करना है, आपको ये कि नहीं उस बॉल को रखना भी है साथ में, तो आप क्या करोगे, तो आप ये कर सकते हो, जैसे आप 3-4 लोग हो तो आप क्या करो भाई 1 मिनट तू पकड़ ले, 1 मिनट तू पकड़ ले, 1 मिनट तू पकड़ ले, मतलब एक दूसरे को क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते जा रहे हो। तो इससे होगा क्या कि आप बॉल भी रख पाओगे और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ नहीं होगी, है ना, आप उसको आराम से उसको कैरी कर पाओगे। सो इसी टाइप का एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का। सो इस टाइप से क्या करता है आपके, रेजोनेंस करता है पिरोल। पिरोल की अपन बात करें कि पिरोल की अनुनाद ऊर्जा कितनी होती है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी की अपन बात करें। सो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पिरोल इज अबाउट टू 31 किलो जूल, सॉरी 30 किलो कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी, 31 किलो कैलोरी पर मोल अप्रोक्सीमेटली इसकी क्या रहती है, रेजोनेंस एनर्जी रहती है। सो ठीक है, सो बस इतना सा ही ध्यान में रखना है अपन को इसमें। आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की।